हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रैनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 5 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो एक पेज गायब हो गया था ना, तो उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसको मैं खैर बता दिया था, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े थे, टेबल में बताया था बढ़िया से। जो भी लोड का कॉम्बिनेशन होता था उसके हिसाब से उसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स में कितना होता था और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कितना होता था, वो टेबल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें मैं बताया था कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं आता। तो नोट में वही आपका पहला पॉइंट लिखा है कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड नेवर कंसिडर साइमल्टेनियसली। एंड सेकेंड नोट में आपका जो पॉइंट 9 वाला मैं बताया था ना, जब आपका डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन होता था, तो उस केस में जो डेड लोड है लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स में 1.5 होता था और 0.9 भी होता था। 0.9 कब लेते थे? तो 0.9 तब लेते थे जब आपका स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल होता था। तो वही चीज लिखा है कि 0.9 वैल्यू ऑफ द डेड लोड इज कंसिडर व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल करके, ठीक है। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पेज के गायब हो जाने के कारण फिर से मैं रिविजन कर रहा हूँ जस्ट, है ना। तो वही है। तो फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, थर्ड नंबर का जो नोट है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, द वैल्यू ऑफ द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द टेबल आर एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट। मतलब ये है कि जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए जितना भी हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े हैं ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा नोट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए, ना कि कोलेप्स के लिए, वो केवल शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए बस है बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ में बताया था। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है? तो जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल के आता था। लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में जो आपका स्टील का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 जबकि कंक्रीट का 1.5 होता है। वहीं पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में आपका दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, चाहे कंक्रीट के लिए हो स्टील के लिए हो। फिर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल के भी बताया था। वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसमें 1.5 से डिवाइड करते थे तो 0.67 एफसीके आता था, लेकिन इसको हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं लेते थे। फिर से अगेन क्या करते थे, डिवाइड करते थे, जो आता था 0.45 एफसीके उसको हम लोग अपना डिजाइन स्ट्रेंथ लेते थे, ठीक है। रीजन क्या होता था? तो रीजन को अभी नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट इज हायर बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पस। क्योंकि कंक्रीट जो होते हैं वेरियस फैक्टर अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, एग्रीगेट का साइज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, ईटीसी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करते हैं। ये हो गया पहले के लिए। अब दूसरी बार में क्यों करते हैं, तो उसको बताया फर्दर सेकेंड टाइम डिवाइड द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बिकॉज ऑफ द प्रोवाइड द प्रॉपर शेप ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज पार्शियली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्चुअली में इंडिया में देखा जाए तो जो मोल्ड हम लोग बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए कंक्रीट का, तो वो क्यूबिकल शेप का ही होता है। लेकिन कोई जरूरी है क्या क्यूबिकल शेप के थ्रू ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे और उसी को हम लोग असली मान लेंगे? नहीं, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ भी वेरी करता है। तो वहीं पर अगर वो शेप को बदल दोगे ना, मोल्ड किया मान लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का कर दोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा ही स्ट्रेंथ आएगा। और मैं ये भी बताया था कि कंक्रीट का हम लोग मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट शेप का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कंक्रीट की हेल्प से। तो हम लोग बोलते हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एक बार और ही क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम लोग को और ज्यादा क्या मिल जाएगा, सेफ्टी मिल जाएगा। बस वही चीज है और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, सिर्फ 45% स्ट्रेंथ ही मान के चलते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग 0.45 एफसी के को ही डिजाइन स्ट्रेंथ मानते थे। उसके बाद फिर ऊपर में फिर से देखना कि डिजाइन स्टील, मतलब कि स्टील का जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, तो एफ आई डिवाइडेड बाई 1.15 होता है। तो इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा आपका, 0.87 एफ आई मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि स्टील का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 है और कंक्रीट का कितना है, 1.5 है। मतलब कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज्यादा रखते हैं। क्यों ज्यादा रखते हैं? तो फिर से वही बहुत सारी चीजों को अपने को कंसिडर करके चलना पड़ता है कंक्रीट में, बहुत सारी सेफ्टी पर्पज से, है ना। बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, वाटर सीमेंट रेशियो एग्रीगेट, फिर से वही रीजन हो जाएगा। इसलिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा होता है कंक्रीट का एज कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में यही बताया कि स्टील आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज।
हाँ, तो ये भी एक रीजन है कि स्टील को हम लोग फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। तो फैक्ट्रीज में मतलब मशीन में प्रिपेयर करते हैं, तो मशीन में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, है ना। मशीन से कुछ चीज बनेगा तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो वही बोल रहा है, डिजायर्ड एक्यूरेसी, जो भी डिजायर्ड एक्यूरेसी होती है वो मशीन फुलफिल कर देता है। इसी कारण से हम लोग लेजर पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज कम्पेयर टू कंक्रीट रखते हैं स्टील का। ओके, उसके बाद फिर मैं क्या बताया था, अब मैं रिविजन ही कर देता हूँ, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग कंक्रीट के लिए देखे थे। एकदम ध्यान से अगर पढ़ रहे होगे तो एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द कंक्रीट जो होता है आपका रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप का होता है। कल ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं बताया 0.67 FCK और 0.45 FCK, जो लास्ट वाला है वही आपका डिजाइन के पर्पस में यूज करेंगे उसी कर्व का। फिर ये मैं आपको एजम्पशन भी बताया कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। उसके बाद ये डायग्राम को ही मैं बोल दिया था कि ये पूरा आपको दिमाग में छप जाना चाहिए करके, ठीक है। इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा करके। यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा ऊपर में कितना है, 0.45 FCK। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया कंक्रीट के लिए। नीचे में आपको 0.87 FI दिख रहा होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील के लिए हो जाएगा। स्ट्रेन की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 हो जाता था, और मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील की बात करते थे तो वो आपका 0.87 FI डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002 होता था। जबकि 0.002 स्ट्रेन कब लेना होता था, डायरेक्ट स्ट्रेन के केस में, सॉरी, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन के केस में लेना पड़ता था। उसके बाद फिर आपको वही चीज लिखा है कि स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट लीनियर होता है। स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो लीनियर होता है ना। स्ट्रेस डायग्राम जो होता है पार्सली पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर होता है। इसलिए हम लोग जब कैलकुलेशन एनालिसिस करते हैं तो हम लोग स्ट्रेन डायग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि वो लीनियर डायग्राम मिलता है अपने को। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो 0.035% होता है कॉन्क्रीट के लिए। और वही चीज आपको फिर से लिख दिया है, रिलेशनशिप स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्क्रीट इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कॉन्क्रीट का रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ जो होता है कॉन्क्रीट का 0.45 है। उसके बाद फिर ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ निगलेक्टेड होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है स्टील का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ टेंशन जोन में आपका कितना होता था, इतना निकल के आता था। और इतना वैल्यू से क्या होना चाहिए बोलते थे, कम होना चाहिए, तब हमारा सेक्शन फेल नहीं होगा। और अगर इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी 0.87 FI डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002 से, तो उस केस में आपका सेक्शन फेल हो जाएगा। वही चीज पढ़े थे। और ये जो हो जाएगा आपका इस टर्म में भी लिख सकते हैं। बोला था डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ 0.87 FI होता है। उसके बाद फिर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में कहते हैं एक्स को एक्सयू, एक्सी को एक्सयू लिमिट, एमआर को एमयू और सिग्मा को एफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एलएसएम में, ठीक है। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में ये अंतर था। उसके बाद फिर ये सेक्शन तो आपको पता ही होगा, एक बीम सेक्शन है। बीम सेक्शन में विड्थ बी, डेप्थ डी, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी और एक्सयू क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका डायग्राम निकल के आता था। मैं बोला था कि आपको डायरेक्ट याद रखना है 0.42 एक्सयू जो होता है, जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो टॉप से इतने ही डिस्टेंस पे होगा। और ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस या फिर एवरेज स्ट्रेस बोल लो, इसका वैल्यू मैं कितना बताया था, 0.36 FCK बताया था। और उसके बाद फिर ये 3/7 XU और 4/7 XU हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। तो आपको लास्ट लाइन में यही बोला है कि एलएसएम में हम लोग कौन सा डायग्राम का यूज करते हैं, स्ट्रेन डायग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि वो लीनियर होता है। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी स्ट्रेन डायग्राम में आप लोग निकाल लगाए थे। और लगाने से आपको क्या मिला था, आपका 4/7 XU और 3/7 XU, X1 और X2। ये X1 है नीचे वाला, X2 ऊपर वाला है। तो याद रखने का तरीका भी बता दिया था। ट्रेंगल है, ट्रेंगल का जो परपेंडिकुलर वाला साइड रहता है वहां पर L/3 डिस्टेंस, और जो अपोजिट साइड रहता है वहां पर टू L/3 डिस्टेंस होता है। मतलब जो बड़ा डिस्टेंस है वो इधर वाला है आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोला था, 4/7 आप X1 ले लेना और X2 को बस याद रखने का तरीका अपने तरीके से आप याद रख सकते हैं। वैसे आपको एक बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा कि ऊपर वाला जो होगा वैल्यू कितना होगा 3/7 और नीचे वाला 4/7 होता है करके। उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखे थे हम लोग। फर्स्ट स्टेप में ही क्यों ले लिए हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में अपन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो होता क्या था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको पहले पता करना पड़ता था कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन है। इसमें भी पता करोगे लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। चाहे अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एलएसएम में, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर से क्या किया हम लोग, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले हैं।
और कंप्रेशन जोन में निकालेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो एवरेज स्ट्रेस मैं बताया ऊपर में 0.36 एफसीके होता है, और उसके बाद फिर एरिया कितना हो जाएगा एक्सयू इंटू बी, सेक्शन का एरिया लेना है एक्सयू इंटू बी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्सयू, 0.42 एक्सयू आपका ऊपर का स्ट्रेस कहा रहा था टॉप से डिस्टेंस, तो उसको माइनस करोगे ना, क्योंकि लीवर आर्म क्या होता है ऊपर का फोर्स और नीचे का, ऊपर का मतलब कॉन्क्रीट का फोर्स और नीचे का स्टील का फोर्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में निकाले तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म करेंगे, टेंसाइल फोर्स की जगह में हम लोग एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया लेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस आपका फिर से कितना हो जाएगा 0.87 FY हो जाएगा, क्योंकि ये स्टील का है, और एरिया क्या है AST है, एम का मल्टीप्लाई नहीं करते, ये लिमिट स्टेट मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस में उसको कॉन्क्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता था या फिर चेंज करना पड़ता था स्टील के एरिया को, यहाँ नहीं करना पड़ता है। लीवर आर्म की जगह में आप लोग फिर से वही लिखेंगे जो आपका कॉन्क्रीट से, क्योंकि लीवर आर्म चेंज थोड़ी ना होगा, डी माइनस 0.42 एक्सयू। उसके बाद फिर स्टार में आपको मैं ये बता दिया हूँ कि बैलेंस सेक्शन और ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो, उसको हम लोग क्या लिख देंगे अल्टीमेट सॉरी या फिर लिमिटिंग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिख देंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिख देंगे। या फिर हम लोग एक लिमिटिंग मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे वहाँ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता था एक सी, तो यहाँ पर क्या हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वही मतलब है, बस यहाँ पर रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वहां पर सिर्फ बैलेंस सेक्शन में ये चीज होता था, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बैलेंस के अलावा ओवर एनफोर्स सेक्शन में भी हो जाता है। जबकि ओवर एनफोर्स सेक्शन में एक और चीज याद रखना आपको, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU जो निकालेगा वो क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग चेंज कर देंगे, उसको लिख देंगे या फिर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। जल्दी से WSM में याद करो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करते थे, वहां मैं बता देता हूँ, मूवमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन को मूवमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन से इक्वेट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग WSM में करते थे, जबकि अभी क्या कर रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट कर रहे हैं, ये LSM मेथड है। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एवरेज स्ट्रेस 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू हो जाएगा, और 0.87 FI इंटू AST हो जाएगा। देखो अभी धीरे धीरे आपको सब चीजें रटा जा रहा होगा एकदम, और सब चीज समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और अब बस क्या करना है, जब ये वाला स्टेप समझ में आ जाता है तो एक्सयू आपको निकालना है, तो एक्सयू निकालने के लिए आपको इधर उधर कर देना है वैल्यू को, ठीक है। तो ये 0.36 FCK भी आपका नीचे में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकालोगे तो उस केस में क्या होगा आपका, ये जो डायग्राम है इसमें एक्सयू की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्सयू लिमिट लिख देंगे क्या, ठीक है ना। जैसे वहां पर एक्सए की जगह में हम लोग क्या करते थे, एक्सए की जगह में क्या करते थे एक्ससी लिख देते थे। और क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस आप लोग जानते ही हैं कि दोनों सेक्शन आपका साइमल्टेनियसली फेल होता था, तो वहां पर वो परमिसिबल वैल्यू लिमिट में पहुंच जाता था आपका WSM में, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बोला, ठीक है ना। जो आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो चाहे अंडर एंड फोर्स हो चाहे ओवर एंड फोर्स, बैलेंस सब में वही रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो ये और आसान हो जाता है, LSM आसान लग रहा होगा, WSM समझ में आ गया होगा। तो बस उसमें अब क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ सॉरी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है, मतलब क्रिटिकल डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमको फिर से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्ट्रेन डायग्राम, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है ना, इस स्ट्रेन डायग्राम में आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना है। तो 0.0035 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एक्सियल लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FI डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा D माइनस कितना हो जाएगा D माइनस एक्सियल लिमिट हो जाएगा ना। इतना डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, D माइनस एक्सियल लिमिट ही तो होगा ना, D माइनस क्या हो जाएगा एक्सियल लिमिट, तो वही चीज तो लिखा हूँ है ना। और उसके बाद फिर आप एक्सियल लिमिट की वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेशन करोगे तो 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY आ जाएगा इंटू डी। तो ये 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY जो आया यही तो आपका के है। के क्या होता था, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता था। WSM में क्या आता था के का वैल्यू जल्दी बताओ, MC डिवाइडेड बाई टी प्लस MC आता था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY, यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा आपको 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जब मैं बोलूंगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, एक FI मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और D पे डिपेंड करता है। वहां पर भी किस पे डिपेंड करता था आपका सिग्मा ST मतलब कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन, और इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करता था WSM में। रिलेट करके चलो WSM LSM को एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सब चीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में बस क्या किया हम लोग K इंटू डी कर दिए हैं। ये राइट में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल तो आप ही लोग खुद अपने से बनाए हो, ठीक है। कैसे बनाए हो देखो, इसमें करना क्या है आपको, ग्रेड दे दिया गया है FE 250 है, 415 और 500 है करके दे दिया गया है। तो एक्सो लिमिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते यार, अभी तो आप लोग निकाल के बताया कि एक्सो लिमिट इज टू ये फॉर्मूला होता है करके K इंटू डी। तो इसमें बस करना क्या है कि FY के जगह में
FE 250 है तो FY की जगह में आप एक बार 250 पुट करोगे, फिर दूसरे बार में 415 पुट करोगे और तीसरे बार में 500 पुट करोगे, और जो भी वैल्यू आएगा वही टेबल पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.53D इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉलम है ना, आपको डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, एक्सो लिमिट का वैल्यू पूछ देगा FE और 250 के केस में कितना होता है, तो 0.53D होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 0.48D 415 के केस में होता है, 500 के केस में 0.46D होता है। ठीक है, याद रख लो, डायरेक्ट है ना, आया कहाँ से वो भी पता होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एमयू लिमिट। एमयू लिमिट कैसे आता था भाई, कि हम लोग जब डिजाइनिंग करते थे, ठीक है, डिजाइनिंग अभी एलएसएम में डिजाइनिंग नहीं पढ़े हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा एमयू लिमिट को, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोग जब डिजाइनिंग करते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में लेते थे, और उसके बाद फिर कितना वैल्यू आता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आता था आपका, क्यूबीडी स्क्वायर आता था, क्यूबीडी स्क्वायर आता था कि नहीं, और उसके बाद डी का वैल्यू जब निकालते थे तो रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई कितना आता था, रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू, या फिर क्यू बी आ जाता था। तो वही चीज तो है भाई, यहाँ पर से आपका एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्यू बी डी स्क्वायर है। ठीक है, तो वहीं पर से बी डी स्क्वायर, तो आपका बी डी स्क्वायर में है, क्यू का वैल्यू बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। आज क्यू का वैल्यू क्या है बोलोगे, तो डब्ल्यू एस एम याद करो, हाफ इंटू सी जे और इंटू के जो होता था क्यू का वैल्यू होता था। वैसे एल एस एम में हाफ हट जाता है, सिर्फ सी जे के जो होता है वो क्यू का वैल्यू रहता है। वो आगे आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो, नहीं समझ में आया तो भी आगे मैं बताऊंगा। बस अभी आप याद कर लो कि 250 के केस में 0.48 एफ सी के आता है। ये कहाँ से आया होगा, एक्चुअली मैं नीचे बताऊंगा मैं, ठीक है ना, इसी टेबल को फिर से बता दूंगा नीचे में। तो 0.48 एफ सी के अभी याद कर लो, 0.48 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 250 के लिए, और उसके बाद 415 के लिए कितना हो जाएगा, 0.138 हो जाता है एफ सी के, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो जाएगा। और यही चीज आपका जब 500 एपी 500 के लिए देखोगे तो एम यू लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये तो आपका फेवरेट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और एक्स लिमिट करेंगे। वही है सेम, बैलेंस सेक्शन के लिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स लिमिट हो जाएगा। उसके बाद अंडर एंड सेक्शन में एक्स लेस देन हो जाएगा एक्स लिमिट, और उसके ओवर एंड सेक्शन में एक्स ग्रेटर देन एक्स लिमिट हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन, अंडर एंड सेक्शन, ओवर एंड सेक्शन क्या होता है बताओ तो जल्दी से रिकॉल करो। मैं क्या बताया था, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियसली फेल होता था। ठीक है, अब दोनों फेल हो रहा है तो स्टिल भी फेल हो रहा है, इसलिए इसमें अपने कौन सा प्रकार का फेलवर देखने को मिलता था, डक्टाइल फेलवर देखने को मिलता था। अंडर एंड सेक्शन में कौन कम होता था, स्टील की कंक्रीट, कंक्रीट कम होता था। ए गलत बोल दिए ना, अंडर एंड सेक्शन में स्टील कम होता था, स्टील कम होता है। स्टील कम होने से अब क्या हो जाएगा, फेल कौन पहले होगा, स्टील पहले होगा, तो स्टील अपने परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाता था। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड को मैं रिकॉल करा रहा हूँ, अभी एलएसएम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अपने को कौन सा फेलवर देखने को मिलता था, अंडर एंड सेक्शन में। एलएसएम में भी बोलोगे तो वही चीज बोलोगे ना, तो अंडर एंड सेक्शन में पहले कौन फेल होगा, अंडर एंड स्टील पहले फेल होगा, इसलिए कौन सा फेलवर देखने को मिलेगा अंडर एंड सेक्शन में, ब्रिटल फेलवर की डक्टाइल डक्टाइल फेलवर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ओवर एंड सेक्शन में हमको कौन सा फेलवर देखने को मिलता था, ब्रिटल फेलवर देखने को मिलता था, क्योंकि उसमें कंक्रीट कम होता था तो कंक्रीट पहले फेल होता था। उसके बाद नोट में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, अंडर एंड सेक्शन को ही लेते हैं। पहले भी मैं बताया था कि हम लोग प्रैक्टिकली कहीं पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो प्रैक्टिकल पर्पस से हम लोग कौन सा सेक्शन को प्रीफर करते हैं, अंडर एंड सेक्शन को प्रीफर करते हैं। वैसे तो बैलेंस सेक्शन सबसे अच्छा होता है, सबसे आइडियल सेक्शन बैलेंस सेक्शन होता है, वहां पर दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लोड को बियर जो करेगा, कौन सा प्रकार का स्ट्रक्चर करेगा, जिसका बैलेंस सेक्शन होगा। लेकिन बैलेंस सेक्शन ये आइडियल केस है, ये होना लगभग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन तो हमारा स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। ओवर रेनफोर्स कभी नहीं प्रीफर करते हैं, इसलिए जब डबली रेनफोर्स, इसीलिए तो कंसेप्ट आया डबली रेनफोर्स का, क्योंकि हम लोग ओवर रेनफोर्स कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं। तो लास्ट लाइन में यही बोला है कि टेंशन साइड ऑफ द फार्मूला नॉट यूज इन केस ऑफ द ओवर रेनफोर्स सेक्शन। वही चीज है, आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता था, टेंशन साइड का फार्मूला नहीं लेते थे, कंप्रेशन साइड का लेते थे, क्योंकि परमिसिबल वैल्यू में जो पहुंच जाता था उसी को हम लोग को प्रिफर करना है बोलते थे। नहीं यार, WSM सब पढ़ चुके हैं, सब आप लोग हीरो बन चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं, डिजाइन फार्मूला की बात करते हैं। डिजाइन फार्मूला में हम लोग कौन से सेक्शन को प्रीफर करते थे, हमेशा बैलेंस सेक्शन या फिर लिमिटिंग सेक्शन को ही प्रीफर करते थे, और इसी की बेस पे हम लोग डिजाइनिंग करते थे। स्टेप वन में क्या चीज हम लोग डिजाइन करते थे, इफेक्टिव डेप्थ के लिए कैलकुलेशन करते थे, मतलब डी के लिए कैलकुलेशन करते थे। यहाँ भी सेम है, हम लोग क्या करते थे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में निकालते थे इफेक्टिव डेप्थ के लिए, तो वही हो जाएगा कंप्रेशन जोन में जब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाता था आपका, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर। कंप्रेसिव फोर्स मतलब एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एवरेज स्ट्रेस आपका 0.36 एफसीके होता है, और उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, बी
इंटू एक्स यू लिमिट हो जाएगा। एक्स यू की जगह में एक्स यू लिमिट लिखोगे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन है तो एक्स यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स यू लिमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लीवर आर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करोगे, एक्स यू इज इक्वल टू के इंटू डी पुट करोगे, तो वही चीज आप पुट करोगे और उसके अलावा 0.36 एफसीके को सी से रिप्रेजेंट कर दोगे। वहां पर डब्ल्यूएसएम में सिग्मा सीबीसी को क्या करते थे, सी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ 0.36 एफसीके को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वही सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद फिर के इंटू डी होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डी कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 माइनस 0.42 के, और इसी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म कांस्टेंट बोलते हैं। सिर्फ वही चीज है, सेम है ना, बस यहाँ पर वैल्यू बदल रहा है ना। वहां पर क्या था, 1 - k/3 था, यहाँ पर क्या है 1 - 0.42 k है, ये आपका जे का वैल्यू है। और जे क्या होता है, लीवर आर्म कांस्टेंट होता है। और उसके बाद फिर बस वही है, सी जे के आ गया, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपका सी जे के इंटू बी डी स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर से डी का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को √m/क्यू भी कर दूंगा, वही सेम चीज आ गया। यहाँ पर बस याद रखना क्यू का वैल्यू सी जे इंटू के है, जबकि डब्ल्यू एस एम में क्यू का वैल्यू हाफ इंटू सी जे के होता था। ठीक है ना, वही चीज मैं ऊपर बताया अभी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, एक चीज और, जो टेबल ऊपर वाला मैं बता रहा था ना कि 0.148 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये वाला, ये पॉइंट को देखना आप। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला देखना, या फिर ये वाला इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो एफई 250 के लिए चाहिए, तो क्या करोगे, एफई 250 के लिए चाहिए तो, और उसके अलावा आपको कंक्रीट भी दिया रहेगा कि कंक्रीट M20 है कि क्या है, ये सब भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो बस वहां पर क्या कर दोगे कि सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू 0.36 एफसीके होता है, तो एफसीके की वैल्यू पुट करोगे। जे का वैल्यू क्या होता है, तो 1 - 0.42 के होता है, तो के का वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। के का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा यार, इफेक्टिव डेप्थ क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आप लोग को पता है कि एपी 250 के लिए कितना होता है, के का वैल्यू 0.53 डी होता है, टेबल में ही बताया। तो वहां पर से डी का वैल्यू पुट कर दोगे, और के का वैल्यू पता चलने के बाद बच क्या गया, जे का वैल्यू। ठीक है, जे का वैल्यू में भी के आ रहा है, तो के का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो कुल मिला के बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आपका बी डी स्क्वायर के टर्म में एम यू का वैल्यू आ जाएगा, या फिर एम यू लिमिट लिख सकते हो। इसको एम यू लिमिट लिखोगे तो ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में नहीं, बैलेंस सेक्शन में तो एम यू को एम यू लिमिट नहीं लिखते हैं, लेकिन एम यू लिमिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एम यू लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी डी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। ऊपर वाला टेबल जो देखे हो ना, उसको याद कर लेना। ठीक है, 1.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो जाएगा 250 केस में। अगर याद नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम, ये वाला फॉर्मूला में पूरा वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा डाटा, उस हिसाब से पुट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको पता है जब 0.148 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर होता है एम यू का वैल्यू। ठीक है, किस केस में, एफ ई 250 के केस में। तो आप क्या करोगे, एफसीके का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू दिया रहेगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बहुत ही लंबा जाएगा, याद रखना। ठीक है, 3-4 गुना ज्यादा समय ले लेगा। तो आगे देखते हैं हम। स्टेप 2 में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते थे। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करोगे, हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में लेते थे, और टेंशन जोन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स की जगह में एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0.87 FI इंटू एरिया कितना हो जाएगा, AST, और डी माइनस क्या हो जाएगा, 0.42 है नहीं, 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 0.87 FI को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसके बाद फिर एक्स यू लिमिट की जगह में के इंटू डी पुट कर देंगे, तो वही सेम चीज है, डी कॉमन निकल जाएगा, तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में जे से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस हिसाब से आपका ये वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा, एम यू इज इक्वल टू टी डी जे। वैसे तो हमको ए एस टी का वैल्यू चाहिए, तो ए एस टी का वैल्यू आप लोग इधर उधर करके निकाल लोगे, एम यू डिवाइडेड बाई टी डी जे, और हमको पता है कि डी इंटू जे क्या होता है, लीवर आर्म होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले स्टेप में ए एस टी का, हाँ दोनों ही सेम है। ठीक है ना, ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही सेम है ना। यहाँ पर क्या है कि एम यू डिवाइड बाई टी डी जे है, तो आपको इस फॉर्म में भी याद रखना होगा तो रख सकते हो, या फिर पता ही होना चाहिए कि टी की जगह में आप लोग 0.87 FI रख सकते हैं, डी इंटू जे की जगह में आप लोग लीवर आर्म रखेंगे, तो डी माइनस क्या हो जाएगा, 0.42 एक्सो लिमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन स्टील, अगले टॉपिक में आते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग भी खत्म हो गया है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम खत्म हो गया है, लिमिट स्टेट बीम, लिमिट स्टेट मेथड का। डबली रेनफोर्स्ड बीम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होता है। ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन स्टील में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
टेंशन स्टील या फिर टेंशन रेनफोर्समेंट पता करना है। तो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। A0 डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू 0.87 FY, इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं A0 का वैल्यू। A0 क्या है आपका मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है। ठीक है, सब वैल्यू पुट करोगे, BD ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ठीक है ना। फिर से फॉर्मूला को एक बार रट लो, A0 डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाई FI होता है। 0.87 मत याद करना, 0.85 डिवाइडेड बाई FI, ठीक है। 0.85 डिवाइडेड बाई FI होता है A0 डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू। तो यहाँ पर FI क्या है तो आपको पता ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, जबकि B और D आपको पता ही होना चाहिए कि BD क्या है आपका विड्थ और डेप्थ है बीम सेक्शन का। उसके बाद फिर देखते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। ये तो मिनिमम था, और मैक्सिमम आपको डायरेक्ट याद रखना है 4%। मैक्सिमम कई बार पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो भी ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका 4% ज्यादा आप लोग मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट नहीं लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर ले लोगे आप लोग 4% ज्यादा, तो उस केस में आपको प्लेसिंग करने में डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्टी इन प्लेसिंग ऑफ दी कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट प्रॉपर्ली इन द फ्रेमवर्क। एक्चुअली में क्या होता है कि फॉर्म वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्म वर्क करेंगे मतलब बीम बना रहे हो मान लो, या फिर प्लिंथ बीम, कुछ भी बीम, तो उसके लिए आप फॉर्म वर्क करोगे, उसमें फिर छड़ डालोगे। छड़ अब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, 4% ज्यादा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मान लो हो गया, तो उस केस में आप कंक्रीट भी डालोगे उसमें, तो कंक्रीट को भरने में परेशानी जाएगा, कॉम्पैक्ट करने में परेशानी जाएगा। उसी चीज को बोल रहा है आपको, डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट प्रॉपर्ली इन फॉर्म वर्क, ओके। उसके बाद फिर कवर रिक्वायरमेंट। कवर को तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। इट इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। आप देखो, ड्यूरेबिलिटी अगर आपके स्ट्रक्चर की लाइफ को बढ़ाना है तो कवर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोला था कि कवर अगर प्रोवाइड नहीं करोगे प्रॉपर से, और क्षण वगैरह अगर दिखने लग गया तो क्षण कोरोजन हो जाएगा। क्षण कोरोड हो गया तो आपका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके सेक्शन का खत्म हो जाएगा, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बचेगा। तो कितना दिन तक आपका खटाएगा बताओ, मतलब कितना उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा ना आपके स्ट्रक्चर को, वही चीज है और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोवाइड अ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। अब जाहिर सी बात है, अगर कवर ज्यादा रहेगा तो जो बॉन्ड होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में वो भी ज्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। बांध के रखेगा कंक्रीट स्टील को अंदर, है ना, वही चीज है। उसके बाद फिर प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन, और ये चीज तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। कवर रहेगा तो आपका कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा आपका रेनफोर्समेंट यानी स्टील को। तो यहाँ पर मैं इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर के बारे में भी बता दिया हूँ, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो इफेक्टिव कवर होता है आपका सेंटर से लेते हैं, जो भी आपका छड़ होता है उसके सेंटर से लेंगे एज के बीच का डिस्टेंस, जबकि नॉमिनल या फिर क्लियर कवर क्या होता है तो आपका आउटर से लेते हैं, ठीक है ना, छड़ के आउटर से लेते हैं, बस यही अंतर था। नॉमिनल कवर कितना होता है, क्लियर कवर कितना होता है, इसको रट लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है। नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर इन क्या बोल रहे हैं, इन एक्सपोजर, इन एक्सपोजर लिख दिया है। एक्चुअली में यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे को मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में, ठीक है ना। ये वैल्यू मेरे ख्याल से मॉडरेट के लिए ही होता है, मॉडरेट या फिर माइल्ड, माइल्ड बोल लो यार, माइल्ड ज्यादा सही रहेगा। मैं बताऊं ना, वरियस एक्सपोजर कंडीशन वही है, तो माइल्ड के लिए है ये, याद रखना। तो इस केस में आपका क्या होता है, स्लैब का वैल्यू जो होना चाहिए वो 15 से 20 mm होना चाहिए, ठीक है ना। स्लैब का कवर का वैल्यू, कवर पढ़ रहे हैं, कौन सा कवर, नॉमिनल कवर पढ़ रहे हैं, नॉमिनल को ही क्लियर कवर बोलते हैं। स्लैब के लिए 15 से 20 mm तक वेरी करता है, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm एंड फाउंडेशन के लिए 50 mm होता है, ठीक है। याद हो गया, फिर से रिवीजन कर लो। 15 से 20 mm किसके लिए, बीम के लिए होता था, स्लैब के लिए, सॉरी बीम के लिए बोल दिया। बीम के लिए 25 mm होता है, कॉलम के लिए कितना होता था 40 mm, और 50 mm फाउंडेशन के लिए। अब WSM LSM में देख लो आप, WSM को भी मैं लिख दिया हूँ साइड बाय साइड, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अंडर एंड सेक्शन होता था, तो उस केस में क्या हो जाता था आपका, एक से लेस देन हो जाता था XC, और यहाँ पर CA क्या हो जाता था, परमिसिबल लिमिट में नहीं पहुंचता था, ठीक है, मतलब कम होता था। कौन पहुंचता था, स्टील पहुंचता था, तो T इक्वल टू सिग्मा ST हो जाता था। और बैलेंस सेक्शन में जब हम लोग देखते थे दोनों इक्वल होता था, XA और XC, यहाँ पर से दोनों ही परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाता। ओवर एंड सेक्शन में क्या होता था आपका, ओवर एंड सेक्शन में जो कंप्रेशन जोन है परमिशन लिमिट में पहुंचता था, एक से ग्रेटर देन XC होता था ना इसमें, और उसके बाद फिर TA नहीं पहुंचता था, स्टील नहीं पहुंचता था। लेकिन अंडर एंड सेक्शन में कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको याद रखना है कि XU लेस देन XU लिमिट होगा, ठीक है। तो किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन होगा, अंडर एंड होगा। लिमिटिंग कब होता था, जब XU, लिमिटिंग को ही बैलेंस सेक्शन भी बोलते हैं, तो XU इक्वल टू XU लिमिट होने पे आपका क्या हो जाता था, लिमिटिंग सेक्शन। जबकि XU जब ग्रेटर देन हो जाएगा XU लिमिट, तो वो क्या हो जाता था आपका ओवर एंड सेक्शन। लेकिन चाहे अंडर एंड ओवर एंड हो, चाहे लिमिटिंग सेक्शन हो, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेस इन स्टील वही सेम रहेगा। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट
क्या होता है, स्ट्रेस बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस इन कंक्रीट 0.45 एफसीके होता है, स्ट्रेस इन स्टील 0.87 एफआई रहता है, वो वही बरकरार रहेगा। उसके बाद फिर आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट लिमिटिंग सेक्शन में भी सेम रहेगा और स्टील का स्ट्रेस भी सेम रहेगा, और ओवर एनफो सेक्शन में भी 0.45 एफसीके और 0.87 एफआई कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव स्पान ऑफ दी बीम या फिर स्लैब, इसको भी आपको पूछ सकता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ये सब बीम तो आप सोम से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा। तो इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इसीलिए बोलते हैं कि जब आरसीसी पढ़ रहे हो, स्टील पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे हो, तो सोम सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट रहता है। सोम अगर पढ़ लिए होगे अपने से तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बताते जाऊंगा अगर जरूरत पड़ा तो। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपका इफेक्टिव स्पान ऑफ दी बीम कितना होता है। इफेक्टिव स्पान ऑफ दी बीम जो होता है वो क्लियर स्पान प्लस डेप्थ होता है। पहले तो इस डायग्राम को समझ लो, ये मान लेते हैं आपका ये सपोर्ट है, ये दोनों तरफ में आपका क्या है, ये सपोर्ट है। ठीक है ना, कौन सा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है, और आपका उसके ऊपर स्लैब रखाया हुआ है, स्लैब या फिर बीम। तो यहाँ पर से ये जो डी है उसको मैं माना हूँ डेप्थ किसका, स्लैब का। डब्ल्यू जो माना हूँ सपोर्ट का विड्थ माना हूँ, एल जीरो जो माना हूँ उसको क्लियर डिस्टेंस, हाँ क्लियर स्पान माना हूँ, है ना, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर डिस्टेंस बोल रहा हूँ ना। और यहाँ पर एल को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माना गया है। एल जो है, एल उसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट माना गया है, और एल इज इक्वल टू क्या आ गया है आपका, एल जीरो प्लस डब्ल्यू आ गया है। उसको मैं बताता हूँ नीचे अभी। ठीक, तो वही चीज तो निकालना है अपने को, क्या निकालना है, इफेक्टिव, इफेक्टिव स्पान यानी कि इफेक्टिव लेंथ निकालना है। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए अपने को, इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि एल जीरो प्लस डी, मतलब जो भी क्लियर डिस्टेंस सपोर्ट के बीच का, वो एल जीरो प्लस क्या कर दो, इफेक्टिव डेप्थ कर दो, या फिर दूसरे कंडीशन में क्या कर दो, दूसरे केस में आप लोग एल जीरो प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो एल जीरो प्लस डब्ल्यू या फिर एल जीरो प्लस डी, दोनों में से जो लेस वैल्यू होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, वही आपका इफेक्टिव स्पान निकल के आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अब आते हैं सेकंड कंटिन्यूअस बीम के केस में। कंटिन्यूअस बीम आप लोग समझ रहे हो ना, एक स्पान के बाद दूसरा स्पान कंटिन्यूअस, ये है, ये सब सपोर्ट है आपके। ठीक है, और वही सब हो जाएगा, डब्ल्यू विड्थ है, एल जीरो स्पान के बीच का डिस्टेंस है, और जबकि एल क्या है, सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट्स है। तो इसमें दो केस होता है कंटिन्यूअस बीम में, जब डब्ल्यू मतलब विड्थ ऑफ द सपोर्ट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एल जीरो बाई 12 होगा। एल जीरो क्या है पता है ना आपको, तो एल जीरो बाई 12 से जब कम रहेगा किसका वैल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट है। तो उस केस में सेम सिंपली सपोर्टेड बीम का जो केस था वही हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी यही था ना, एल जीरो प्लस डी, एल जीरो प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, डी क्या है, डेप्थ है, डेप्थ किसका, स्लैब या फिर बीम का, और डब्ल्यू क्या है, विड्थ है सपोर्ट का। तो दोनों में से जो लेस होगा उसी को हम लोग ले लेंगे अपना इफेक्टिव स्पान कंटिन्यूअस बीम के केस में। कब, जब डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी या फिर बराबर होगी एल जीरो बाई 12 से। लेकिन जब बड़ी होगी डब्ल्यू की वैल्यू, जब एल जीरो बाई 12 से बड़ी होगी, तो उस केस में क्या करना है, कुछ नहीं, बस एल जीरो प्लस डी था तो एल जीरो प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और एल जीरो प्लस डब्ल्यू था तो एल जीरो प्लस डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा। बस इन दोनों में जो लेस वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे अपना इफेक्टिव स्पान कंटिन्यूअस बीम के लिए। और कुछ केसेस आते हैं कंटिन्यूअस बीम में ही, जैसे कि अलग प्रकार का कंटिन्यूअस बीम है जिसमें वन एंड फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, कंटिन्यूअस है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, बोथ एंड कंटिन्यूअस है, बोथ एंड कंटिन्यूअस है। ठीक है, या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो कंटिन्यूअस बीम या फिर स्लैब है वो उस रोलर सपोर्ट है। ठीक है ना, मतलब कि कंटिन्यूअस बीम स्लैब ओवर रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट के ऊपर में है कंटिन्यूअस बीम। फिर से तीन केस को रिपीट कर देता हूँ, तीन कंडीशन एक्चुअली में। तो एक कंडीशन था कंटिन्यूअस बीम का कि वन एंड फिक्स है, अदर एंड कंटिन्यूअस है। दूसरा ये है कि दोनों एंड कंटिन्यूअस है। तीसरा ये है कि आपका कंटिन्यूअस बीम या फिर जो स्लैब है वो रोलर सपोर्ट में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस केस में आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू एल जीरो के बराबर होता है, बस खत्म। एल इफेक्टिव का वैल्यू किसके बराबर होता है, एल जीरो का वैल्यू, एल जीरो क्या होता है आपको पता है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला केस, ये सब कंटिन्यूअस बीम ही चल रहा है। वन एंड जब कंटिन्यूअस हो एंड अदर एंड जब सिंपली सपोर्टेड हो, एक एंड जब कंटिन्यूअस हो एंड अदर एंड सिंपली सपोर्ट। कंटिन्यूअस का मतलब नहीं समझ रहे हो, जैसे कि बता देता हूँ, ऊपर वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पर क्या था, ये फिक्स्ड है। ठीक है, जबकि दूसरा एंड, ये वाले एंड की जब मैं बात करूंगा इस वाले एंड की, तो ये आपका कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि इसके बाद जस्ट कंटिन्यूअस और भी सपोर्ट्स हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, तो वही चीज है और कुछ नहीं। और
उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये वाला केस क्या था, वन एंड कंटिन्यूअस एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड, मतलब एक एंड कंटिन्यूअस है और दूसरा एंड में क्या है, सिंपली सपोर्ट है। ठीक है, मतलब वो वहां पर स्टॉप हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट था ना, तो फिक्स सपोर्ट की जगह में क्या लगा दोगे, हिंज सपोर्ट लगा दोगे, वो सिंपली सपोर्ट हो जाएगा। इतना तो पता होगा ना। तो वन एंड कंटिन्यूअस है लेकिन अदर एंड क्या हो जाएगा आपका, सिंपली सपोर्ट। तो उस केस में आप लोग सेम वैल्यू ले लेंगे जो कि आपका ऊपर में L0/12 से जब छोटा होता था, बड़ा होता था, W का वैल्यू तो लेते थे, मतलब L0 + D/2, L0 + W/2 विच एवर इज लेस। फिर से रिवीजन कर दूं क्या, एकदम क्विक रिवीजन करूंगा, देखना। जब W की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू होगा L0/12, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सपोर्ट का जितना वैल्यू आता है उतना ही लेंगे, मतलब L0 + D, L0 + W विच एवर इज लेस लेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन जब आता है, जब L0 की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन W बाई, गलत बोल दिया ना, W की वैल्यू जब ग्रेटर देन हो जाती है L0/12 से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे, D का हाफ हो जाएगा, W का हाफ हो जाएगा, मतलब L0 + D/2 हो जाएगा, L0 + W/2 हो जाएगा, विच एवर इज लेस वो वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद अदर कंडीशन था, तो उनमें क्या बोलेंगे, एक कंडीशन था जब फिक्स्ड था एक तरफ से और दूसरी तरफ कंटिन्यूअस था, दूसरा कंडीशन है दोनों तरफ से कंटिन्यूअस है, और तीसरा कंडीशन ये था कि जो कंटिन्यूअस बीम है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड में लाई कर रहा है या फिर ओवर रोलर सपोर्ट है। सिंपली सपोर्ट मत बोलना, ओवर रोलर सपोर्ट है। तो उन तीनों ही कंडीशन में आपका वैल्यू जो होता था, एल इफेक्टिव का वैल्यू L0 के बराबर हो जाता है। एक और कंडीशन आता है कंटिन्यूअस में ही, जिसमें आपका एक एंड तो सिंपली सपोर्टेड होता है लेकिन अदर एंड कंटिन्यूअस होता है, तो इस केस में आपका L0 + D/2, L0 + W/2 विच एवर इज लेस वैल्यू, उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम के बाद आप कैंटिलीवर बीम देखते हैं। कैंटिलीवर बीम में भी दो केस देखेंगे। तो कैंटिलीवर बीम एक साधारण से कैंटिलीवर बीम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस केस में आप लोग कितना ले लेंगे, तो L0 + D/2 ही इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। L0 + D उसका क्या है, डेप्थ है बीम का या फिर स्लैब का। ठीक है ना, बीम बोलो या फिर स्लैब बोलो, दोनों के लिए सेम ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका, L0 + D/2 हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है, आपका कैंटिलीवर तो है लेकिन जिस एंड में कैंटिलीवर था वो कंटिन्यूअस है, मतलब विथ कंटिन्यूअस एज। ये वाला एज देखो यहाँ पर, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, जबकि एक तरफ से क्या है, फ्री एंड है। ठीक है ना, कैंटिलीवर में यही तो होता है, एक एंड फ्री एंड होता है। तो कैंटिलीवर अभी भी है क्योंकि यहाँ पर आपका ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है ना, तो फिक्स की तरह काम करेगा। लेकिन ये वाला जो एंड है वो कंटिन्यूअस होने के कारण अब यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू बदल जाएगी। पहले L0 + D/2 होता था, अब L0 + W/2 हो जाएगा। बस यही अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। अब ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको बनना चाहिए। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल मेन बार कितना होता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पहला वाला कंडीशन। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आपको पूछेगा कि पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार के बीच का जो मिनिमम स्पेसिंग है कुल मिला के। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेन बार और वर्टिकल मेन बार का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मेन बार जो बीम में यूज कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल मेन बार हो जाएगा। वर्टिकल की बात करोगे कॉलम में जो यूज करोगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैरेलल मेन बार था, तो उसमें जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना, पैरेलल मेन बार के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, वो या तो डायमीटर ऑफ बार के बराबर होगा। जब इक्वल डायमीटर ऑफ बार यूज करोगे, मतलब ये है कि आपके बीम में, मान लो बीम में अगर 4 ठो छड़ यूज कर रहे हो और चारों का डायमीटर 16 mm है, मतलब चारों का क्या है, डायमीटर बराबर है, तो उस केस में वो 16 mm ही क्या हो जाएगा, उसके बीच का स्पेसिंग हो जाएगा। लेकिन जब अलग अलग डायमीटर का बार का यूज कर रहे हो, मतलब आपके बीम में आप लोग 4 ठो छड़ यूज कर रहे हो और चार में से मान लेते हैं दो का डायमीटर 12 mm का है और दो का कितना है, 16 mm का है। तो जो बड़ा डायमीटर होगा 16 वाला, वो आपका आंसर होगा। तो डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार, तो एग्जांपल से भी समझाते जा रहा हूँ। उसके बाद फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा, 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट वैसे आपको पता है आरसीसी में हम लोग 20 mm का ही जनरली यूज करते हैं। तो 20 mm से अब 5 ज्यादा लेना है। 20 mm मान लो कोर्स एग्रीगेट का साइज है, तो 20 + 5 25 mm आप क्या करेंगे, कम से कम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही बोला है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट हमको लेना है। तो इन तीनों वैल्यू में जो विचेवर ग्रेटर होगा ना, इन तीनों वैल्यू में जो ग्रेटर होगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिंग होगा या फिर मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन बार होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, पैरेलल मेन बार के लिए पूछ रहा है। उसके बाद देखते हैं मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वो ऊपर वाला क्या था, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। ये क्या है आपका, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस है। मेन बार के लिए यही है, ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस समझ रहे हो ना। ठीक है, तो मेन बार के बीच का ही स्पेसिंग की बात हो रही है, आ रहा है समझ में। मतलब एक्चुअली में क्या है कि जब आप साइड में यूज करेंगे छड़ को,
जैसे कि साइड रेनफोर्समेंट होता है ना, पता अभी नहीं पढ़ा हो ना, आगे पढ़ोगे। साइड रेनफोर्स में आप लोग कहाँ पर यूज करेंगे, वर्टिकल पोर्शन में करोगे यूज। तो वर्टिकल पोर्शन में जब यूज करोगे छड़ का, तो वहां पर का स्पेसिंग क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर का वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। साइड फेस, अरे यार पहले हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे थे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूज कर रहे थे। अब क्षण को वर्टिकल प्लेन में यूज करोगे तो वो स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहलाएगा, वर्टिकल स्पेसिंग कहलाएगा। पहले हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहला रहा था जब आप लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूज करोगे, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप छड़ को ले रहे हो, मेन बार को, तो उनकी स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहलाएगी। लेकिन अपने छड़ का यूज जब आप वर्टिकल प्लेन में कर रहे हो मेन बार का, तो उनके बीच का स्पेसिंग वर्टिकल स्पेसिंग कहलाएगी, वही चीज है। तो मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस इस केस में थोड़ा अलग हो जाता है। जब आप लोग वर्टिकल प्लेन में यूज करेंगे तो 15 mm, या फिर आपका 2/3 ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, मतलब कि मान लेते हैं कोर्स एग्रीगेट का साइज 20 है, तो 20 का 2/3 वैल्यू लेना है, या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ द बार लेना है, जो भी सबसे ज्यादा डायमीटर का बार होगा वो लेना है। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा उसी को हमको क्या लेना है, वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। फिर से बोल दो, पहला केस क्या था, 15 mm, ठीक है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस 2/3 ऑफ दी कोर्स एग्रीगेट। और तीसरा केस क्या था, मैक्सिमम साइज ऑफ दी बार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार इन द टेंशन डिपेंडिंग अपॉन द क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट। आपको यही बता रहा है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बार के बीच का, या फिर स्पेसिंग होता है, वो क्रैक पे भी डिपेंड करेगा, क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और ये मैक्सिमम क्रैकिंग कितना परमिसिबल होता है उस चीज को थोड़ा याद रख लेना। मैक्सिमम क्रैकिंग जो परमिसिबल होता है माइल्ड इन्वायरमेंट के केस में, माइल्ड इन्वायरमेंट के केस में 0.3 होता है, और एग्रेसिव इन्वायरमेंट के केस में 0.1 लेते हैं। मतलब एग्रेसिव इन्वायरमेंट है तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम क्या होगा, क्रैकिंग हो। तो परमिसिबल क्रैकिंग एग्रेसिव इन्वायरमेंट में कम रहता है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट में 0.1 mm रहता है मैक्सिमम क्रैकिंग, और माइल्ड इन्वायरमेंट में 0.3 रहता है। साइड फेस रेनफोर्समेंट अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइड फेस रेनफोर्समेंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा डेप्थ ऑफ दी सेक्शन या फिर डेप्थ ऑफ द बीम, जो भी बोल लो, क्या हो जाएगा, 750 mm से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। तो जब डेप्थ आपका 750 mm से एक्सीड हो जाएगा तो हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट है। मतलब वर्टिकल में छड़ ना यूज करके आप साइड में भी यूज करेंगे तो उसको साइड फेस रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट का यूज, पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि 750 mm से जब ज्यादा डेप्थ का आपका सेक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द इक्वली, मतलब कि ये बोल रहा है कि हर फेस में इक्वल प्रोवाइड करेंगे, लेफ्ट वाले फेस में, राइट वाले फेस में, ठीक है। मतलब जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है दोनों फेस में इक्वली प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ 3 छड़ प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरे तरफ 2 छड़ नहीं। तो एक तरफ 3 प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरी तरफ भी 3 करोगे, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद फिर टोटल एरिया ऑफ द साइड फेस रेनफोर्समेंट इज 0.1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट आपको पूछता है कि कितना एरिया होता है साइड फेस रेनफोर्समेंट का, तो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.1% ऑफ द वेब एरिया प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपका वेब का एरिया होता है उसका 0.1% हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको पूछता है कि उनके बीच का स्पेसिंग कितना होता है, स्पेसिंग ऑफ दी सच रेनफोर्समेंट, मतलब सीयर बोल रहा हूँ, साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए जो स्पेसिंग होता है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग, याद रखना। उसके बाद फिर व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, अच्छा, पहला वाला पॉइंट क्या था कि जब 750 mm से जब ज्यादा डेप्थ होता था तो अब हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते थे। लास्ट वाले पॉइंट में एक्सेप्शनल केस है कि जब हमारे बीम में टॉर्सनल मूवमेंट आ रहा होगा या फिर टॉर्सन लग रहा होगा। जब हमारा बीम में टॉर्सन आ रहा होगा तो उस केस में जब डेप्थ ऑफ द सेक्शन 450 mm से ज्यादा हो जाता है तभी हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। 750 तक का वेट नहीं करेंगे, जब हमारा सेक्शन 450 mm से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे साइड फेस रेनफोर्समेंट, जब हमारे सेक्शन में या फिर स्ट्रक्चर में क्या लग रहा होगा, टॉर्सन ऑकर हो रहा होगा। डीप बीम बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप बीम के बारे में डायरेक्ट आपको दो चीज यही पूछता है कि जो एल बाई डी रेशियो है, मतलब ये लेंथ होगा और ये डेप्थ होगा। एल बाई डी रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एल बाई डी रेशियो 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किस केस में, आपका कंटिन्यूस बीम के केस में, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस बीम के केस में 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या चीज, एल बाई डी रेशियो। उसके बाद फिर देखते हैं डबली रेनफोर्स बीम। अब आते हैं फाइनली सिंगली के बाद डबली। डबली में क्या होता है, इसकी नेसेसिटी देख लेते हैं। मतलब डबली रेनफोर्स सेक्शन हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट मैं आपको पहले यही बताया था कि जब आपके पास बीम या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है, सेक्शन है, उसका डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड होता है या फिर उसका डायमेंशन जब रेस्ट्रिक्टेड होता है
बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपका बेंडिंग मूवमेंट बढ़ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए WSM में एक बार चल देना, अगर नहीं पढ़े होगे तो। ठीक है, वैसे तो पढ़े होगे तभी यहाँ पर पढ़ रहे हो अभी, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं, ये पहला पॉइंट बोलने का मतलब वही था ना, लिमिट द डेप्थ फ्रॉम द आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन एंड फ्रॉम द हेडरूम कंसिडरेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर मेंबर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल। अगर आपके स्ट्रक्चर में सेक्शन में स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेस रिवर्सल समझते हो कि नहीं, एक प्रकार से फटीग लोड आ रहा है, और उसके बाद फिर मेंबर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड मतलब अचानक आने वाले लोड, टफ क्या बोलना चाहिए, इम्पैक्ट लोड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और उसके बाद सडन लगने वाले लोड को, उसके बाद फिर सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूस टी बीम, और उसके अलावा कंटिन्यूस टी बीम जब है आपके सेक्शन में, सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूस टी बीम, उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, डबली रन। ये चारों को याद कर लेना कुल मिला के, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ सकता है इनमें से कौन सा कंडीशन डबली रन फोर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, तो कुछ चीज अलग दे देगा चारों में से, है ना, तो ये नहीं होगा, ऐसा टाइप का आ सकता है। तो पहला समझ में आया, लिमिटिंग डेप्थ होने पे, लिमिटिंग डेप्थ फ्रॉम द आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन, ऐसा करके कुछ भी लिखा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना उसी को समझना। कुल मिला के डेप्थ अगर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, आपका डेप्थ ऑफ द सेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे और बोलोगे कि आप और ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट लगा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए दूसरा कंडीशन यही है कि आपका स्ट्रेस रिवर्सल, तीसरा इम्पैक्ट लोड, और चौथा क्या हो जाएगा, टी बीम, कंटिन्यूस टी बीम के केस में। मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट 4% होता है, पहले जैसे ऊपर बताया वही है। ठीक है, टेंशन में भी कंप्रेशन में भी मैक्सिमम एरिया ऑफ द, ऊपर में भी सेम था, सिंगली रेनफोर्स में भी, इसमें वही है, 4% ही रहता है। टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम एरिया हम लोग 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया ही लेंगे। एनालिसिस अब आता है डबली रेनफोर्स सेक्शन का, डायग्राम इसी सेम है। उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर समझोगे तो हम लोग ऊपर में भी स्टील प्रोवाइड कर दिए हैं, ASC प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर AST एक्चुअली में क्या होगा, AST 1 + AST 2 से मिलके बना होगा, वैसे ही ये सेम, तो ऊपर में हम लोग AST 2 के बराबर ASC प्रोवाइड कर दिए हैं उतना ही क्वांटिटी का, ताकि हमारा जो सेक्शन हो वो ओवर एनफोर्स ना हो जाए, है ना। उसके बाद फिर क्या किए हैं, सेम है बाकी तो, आपको 0.42 XU आपको पता होना चाहिए, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उसका ऊपर से डिस्टेंस वही है आपका 3/7 XU, वही है आपका 4/7 XU। एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखना कि ये जो ऊपर में आप लोग क्या प्रोवाइड किए हैं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऊपर में जो आप लोग स्टील प्रोवाइड किए हैं उसका जो क्लियर कवर है वो, उसको मैं डीडेस माना हुआ हूँ, इसका भी यूज होगा जब लीवर हम निकालेंगे तो। और इसी को अगर मैं इसके जो फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है उसको अगर मैं बढ़ा दूं, तो यहीं पर आपको एक रिजल्टेंट फोर्स भी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, इसको मैं मान लेता हूँ FSC। FSC मतलब क्या समझोगे, FSC मतलब होगा आपका स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन को मैं FSC मान लिया हूँ, ठीक है, जो कि आपका कंप्रेशन जोन में लगने वाले स्टील का स्ट्रेस है, ठीक है। वो वही पर उसका क्या हो गया, एवरेज स्ट्रेस आ गया है, उसको मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, और बाकी डायग्राम एकदम सेम है, स्ट्रेन भी वही होगा, स्ट्रेस भी वही होगा, है ना, देख लो सब वही है। ये स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप में जब एक्सू लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो एकदम सेम है, आपको वही सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करोगे, वही आपका K/D आएगा, ठीक है, वही आपका K का वैल्यू 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY हो जाएगा। ये K मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, वही आपका यहाँ पर जो टेबल बताया गया है वही चीज है। एक्सू लिमिट का वैल्यू 0.53D होगा, 250 केस में 0.48, एकदम सेम है जो सिंगली में था, कोई 1% का अंतर नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में। इसमें हम लोग क्या करते थे, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करते थे। मूवमेंट ऑफ एरिया मत बोल देना, मूवमेंट ऑफ एरिया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में करते थे। यहाँ पर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करते। टेंसाइल फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, जो टेंसाइल फोर्स में जो एवरेज स्ट्रेस होता था, है ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें स्ट्रेस इंटू एरिया लेते हैं ना, तो 0.87 FY इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज स्ट्रेस 0.87 FY इंटू में एरिया, टेंसाइल फोर्स निकल गया। कंप्रेसिव फोर्स जब निकालोगे तो इस केस में आपके पास दो चीज आ गया है, कंप्रेशन जोन में स्टील भी है कंक्रीट भी है। पहले सिर्फ कंक्रीट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता था, अपन क्या करते थे सीधा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU कर देते, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। लेकिन अब क्या हो गया, इतना करने से पूरा कंक्रीट का आ गया इंक्लूडेड, क्या जो स्टील भी है, तो इसलिए मेरे को इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक है ना, कंक्रीट का आएगा। कंप्रेसिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट आएगा। ये 0.45 FCK AS को माइनस क्यों करेगा, ये एक्चुअली में जो होल है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो है ना, जो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट भी है स्टील भी है, तो मैं
पहले जो किया 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू से पूरा कंक्रीट का आ गया स्टील के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब स्टील को माइनस नहीं करूंगा, जो स्टील का होल है उसको माइनस करूंगा। इसलिए मैं क्या किया कि 0.45 FCK स्ट्रेस लिया। अब ये पता कैसे चला बोलोगे, 0.45 FCK आ रहा है स्ट्रेस करके। एक्चुअली में जो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो इतना ही होता है ना, 0.45 FCK। तो हम लोग क्या मानेंगे कि यही स्ट्रेस जो है वो स्टील का भी लग रहा होगा कंक्रीट के लिए, क्योंकि कंक्रीट जो स्ट्रेस लगा रहा होगा पूरा स्टील में कंप्रेशन जोन में, तो वही स्ट्रेस वो भी क्या करेगा, देगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रख लेना, 0.45 FCK जो होगा वो होल का स्ट्रेस होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, उसका एरिया ASC हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे जैसे वर्किंग स्ट्रेस में करते थे। ये तो हो गया कंक्रीट का, लेकिन ऊपर में क्या है, स्टील भी है। तो अब स्टील के लिए क्या करेंगे, स्टील का स्ट्रेस मैं ऊपर में बताया अभी FSC, स्टील का स्ट्रेस लेना है करके, और एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया तो आप ASC ही लेंगे, बस हो गया खत्म। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डबली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन LSM में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, एक आध क्वेश्चन आ गया तो बनना चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, इक्वल होगा तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ओवर रेनफोर्स, और ग्रेटर देन होगा तो उल्टा बोल दिया ना, जो भी बोल दिया आप लोग समझ जाओगे। तो अगर ग्रेटर होगा तो ओवर एनफोर्स और लेस होगा तो अंडर एनफोर्स। उसके बाद फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के कंप्रेशन जोन में कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स पहले टेंसाइल को देख लेते हैं क्योंकि इजी है। तो टेंसाइल फोर्स में जब हम लोग देखेंगे तो टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म होगा, तो एवरेज स्ट्रेस आपका कितना हो जाएगा, 0.87 FI इंटू AST हो जाएगा। उसके बाद फिर लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस 0.42 XC हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कंप्रेशन जोन में। कंप्रेशन जोन में जब आएंगे तो आप देखो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, कंप्रेशन फोर्स में आप दो ठो है, स्टील भी है और कंक्रीट भी है। तो आप लोग इसको दो टर्म में लिख दिए, कंप्रेसिव कंक्रीट का फोर्स इनटू लीवर आर्म, और दूसरे में लिख दिए स्टील का फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब कंक्रीट का फोर्स जब निकालोगे तो 0.36 FCK एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया आ जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, लीवर आर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ में स्टील भी आ गया है, तो उस स्टील को माइनस करोगे। तो याद रखना, स्टील को माइनस नहीं करते हैं, स्टील का जो ग्रॉस एरिया होता है उसको माइनस करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0.45 FCK उसका स्ट्रेस लेंगे, और इनटू में AS करेंगे, और इनटू में D माइनस D डेज करेंगे। ये चीज को समझना, ये जो लीवर आर्म आया वो D माइनस D डेज क्यों आया। अब यहाँ पर देखो डायग्राम, ऊपर का डायग्राम यहाँ पर देखोगे तो ये जो होगा आपका लीवर आर्म होगा, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रेस है वो FSC लोगे ना कि C लोगे, मतलब 0.36 FCK नहीं लोगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग स्टील के उसको ले रहे हैं ना, ग्रॉस एरिया को ले रहे हैं। तो उसका ग्रॉस एरिया का स्ट्रेस कितना माने हैं, ग्रॉस एरिया का स्ट्रेस कितना माने हैं, FSC नहीं माने हैं, 0.45 FCK माने हैं, लेकिन लाइन एक ही रहेगा, FSC भी वहीं पर लाई करेगा और 0.45 FCK भी वहीं पर लाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है स्ट्रेस का वहीं पर रहेगा ना यार, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टील का वहीं पर है। लीवर आर्म देख लो तो D माइनस कितना हो जाएगा, D आपका टोटल इफेक्टिव डेज, D माइनस D डेज नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया हूँ D डेज क्या है, ये D डेज मैं बताया था ना, तो उसको माइनस करोगे तो D माइनस D डेज हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कहाँ पर थे हम लोग, ये यहाँ पर। तो D माइनस D डेज कर दिए हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर वही आप स्टील का करोगे तो स्टील का स्ट्रेस कितना है, FSC है ऊपर अभी बताया, एरिया कितना हो जाएगा ASC, और वही लीवर आर्म सेम हो जाएगा फिर से D माइनस D डेज। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, चाहे ग्रॉस एरिया लो चाहे स्टील का एरिया लो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेस आपका 0.45 FCK होगा और स्टील का FSC होगा, बस यही अंतर है, लेकिन लीवर आर्म तो दोनों का सेम होगा ना। आगे समझ में। उसके बाद फिर देखते हैं, बस उसको रीअरेंजमेंट कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं फ्लेंज बीम। फ्लेंज बीम आपका 2 मिनट में खत्म करना हूँ। देखो फ्लेंज बीम में क्या होता था आपका, WSM में याद करो, मैं बोलता था कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है, फ्लेंज में लाई कर रहा है, तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर बीम ही मानेंगे, और पूरा कैलकुलेशन जैसे हम लोग अभी ऊपर किए हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, आपका ऊपर का स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.0035, और नीचे का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा स्टील के लिए वो ये हो जाएगा, और स्ट्रेस जो हो जाएगा किसके लिए, कंक्रीट के लिए, और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं नहीं बताया हूँ जानबूझकर, क्या होता है आपको पता है ना यार, वही क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट करोगे तो वही आपका आंसर आएगा 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FI ऐसा करके, तो वो K का वैल्यू हो जाएगा। K इंटू D करोगे तो एक क्या निकलेगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। वैसे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करोगे, कंप्रेशन फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करोगे, वही जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में करते थे सेम वैसी हो जाएगा केस 1। लेकिन जब केस 2 करोगे, केस 2 करोगे तो वो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाइज करेगा केस 2 में,
केस टू में कहाँ पर लाई करेगा, वेब एरिया में लाई करेगा ना, तो एक्स यू इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स यू इस केस में ग्रेटर देन हो जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लेंज से। डेप्थ ऑफ फ्लेंज देखो कहाँ पर है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, एक्स यू का वैल्यू नीचे आ जाएगा वेब एरिया में। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। बस आपको याद रखना कि केस टू ये भी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एलएसएम में कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। बस आप लोग ये केस वन कर लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बढ़िया से। सिंगली रैनफोर्स अभी ऊपर में पढ़े, वही सेम चीज होता था, डब्ल्यूएसएम में भी होता था ना, बस आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का पढ़ लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कोएफिशिएंट निकालना सीख लेते हैं। निकालना क्या है, रट नहीं है कि हिसाब से बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कोएफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट और शियर फोर्स कोएफिशिएंट को याद रखना पड़ता है। और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट, तो जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिजाइन लोड के साथ, तो अपने को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। नहीं समझ में आया ना, अभी बता देता हूँ। देखो ये टेबल में आपको बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट बताया गया है। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट जो होता है कितना कितना होता है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर से बता देता हूँ। देखो नीचे में डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मैं कंटिन्यूअस बीम बना लिया हूँ। कंटिन्यूअस बीम का ये एंड स्पान है, एंड से लगा हुआ है तो एंड स्पान, ये इंटीरियर स्पान है, ये सब इंटीरियर है, ठीक है। ये सब क्या है, इंटीरियर स्पान है, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया है नियर द मिडल एंड, नियर द मिडल एंड स्पान, यानी कि एंड स्पान में डेड लोड का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू बताया गया है, कोएफिशिएंट है, ये एक्चुअली में बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट है। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू 1/12 होगा बोल रहा है, प्लस 1/12 होगा मिडिल ऑफ द एंड स्पान में, डेड लोड के लिए बोल रहा हूँ ना। वही लाइव लोड के लिए 1/10 हो जाता है। किसका वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, लाइव लोड के लिए एंड स्पान में, मिडिल ऑफ द एंड स्पान में क्या हो जाता है, किसका वैल्यू बोलोगे यार, लाइव लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू। और उसके बाद वैसे ही एट द मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पान, मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पान में 1/16 होता है और 1/12 होता है, ठीक है ना, किसका वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। लाइव लोड के लिए 1/16 हो जाएगा, सॉरी डेड लोड के लिए 1/16 हो जाएगा, और जबकि लाइव लोड के लिए 1/12 हो जाएगा। ये क्या है आपका, मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पान में हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका हर इंटीरियर स्पान के मिडिल में वही सेम वैल्यू होगा, एंड स्पान का बस आपको अलग रहता है, याद रखना 1/12 और 1/10 रहता है। वैसे ही आपको याद रखना है कि सपोर्ट में एट नेक्स्ट टू द सपोर्ट, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है आपका, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो -1/10 हो जाएगा आपका, डेड लोड का वैल्यू -1/10 हो जाएगा, और जबकि -1/9 हो जाएगा लाइव लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू। फिर से बोल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू डेड लोड के केस में -1/10 होगा, ठीक है। कब होगा -1/10, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट मतलब एंड सपोर्ट को छोड़ के जो जस्ट जो दूसरा सपोर्ट होगा उसको बोल रहे हैं नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। एंड जो भी अदर सपोर्ट है, इंटीरियर जो भी सपोर्ट है, देखो यहाँ पर मैं गोल लगा रहा हूँ, इंटीरियर जो भी सपोर्ट है उसमें -1/12 होगा डेड लोड के लिए, -1/9 होगा, ठीक है, लाइव लोड के लिए, ठीक है। ये याद रख सको तो रख लेना, नहीं रख सको तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा काम बताना है तो एक बार मैं बता दिया, ठीक है। 1/12 डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए 1/9 हो जाएगा, माइनस में रहेगा वैल्यू, याद रखना सपोर्ट में जो भी है, ये क्या चीज है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू। वैसे ही आपका सेम टेबल शियर फोर्स कोएफिशिएंट के लिए भी है, ठीक है। शियर फोर्स कोएफिशिएंट के लिए एट सपोर्ट में डेड लोड के केस में आपका 0.4 हो जाता है, लाइव लोड के केस में 0.45 हो जाता है शियर फोर्स कोएफिशिएंट का वैल्यू। वैसे ही आपका आउटर साइड में एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट में आपका आउटर साइड में 0.6 रहेगा, ये आपका आउटर साइड है, और इनर साइड में कितना हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा, ठीक है। इनर साइड में पॉइंट, अच्छा नीचे वाला 0.66 होता, 0.6 होता मतलब, ठीक है, ये 0.6 होगा। और उसके बाद फिर ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट में आपका डेड लोड के लिए 0.5 और लाइव लोड के लिए 0.6 होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हम लोग एंड सपोर्ट में डेड लोड के लिए 0.4 देखे हैं, लाइव लोड के लिए 0.45 देखे हैं, क्या चीज, शियर फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू। उसके बाद फिर नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट में, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट मतलब एंड सपोर्ट के जस्ट पास में जो इंटीरियर सपोर्ट्स है उसके लिए आउटर में शियर फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.6 देखे हैं, डेड लोड लाइव लोड दोनों में सेम देखे हैं, जबकि इंटीरियर सपोर्ट में 0.55 देखे हैं, डेड लोड का और लाइव लोड का 0.6 ही देखे हैं। और उसके बाद अदर जो भी सपोर्ट है, अदर इंटीरियर जो भी सपोर्ट है उसके लिए डेड लोड का
हर केस में 0.5 ही रहेगा, मतलब और ज़्यादा इंटीरियर सपोर्ट रहेंगे ना, और जितने भी इंटीरियर सपोर्ट होंगे उनके लिए आपका डेड लोड के लिए शियर फोर्स कोएफिशिएंट 0.5 होगा और लाइन लोड के लिए 0.6 होगा। ठीक है, याद रख सको तो रख लेना। और करते क्या है, तो वही चीज मैं बताया ना, जैसे कि शियर फोर्स कोएफिशिएंट अगर आपको पता रहेगा तो शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो भी टोटल डिजाइन लोड आएगा उसके साथ। वैसे ही ऊपर में हम लोग बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट देखें तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिजाइन लोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट निकल जाता है। उतना काम का नहीं है, गेट वाले लोग के लिए हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम के लिए नहीं है उतना काम का। ठीक है, अब उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, टाइम भी हो गया है। होप आपको सब चीज़ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले थोड़ा सा। थैंक यू।